नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, किस आबादी डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है जिसमें केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है किसाबादी जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं? तो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य का एक रूप है किसाबादी जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें किसाबादी लोक नृत्य का, तो राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जी, हुमायूं का जो मकबरा है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें हुमायूं के मकबरे का, तो हुमायूं की पत्नी ने 1558 में बनवाया था। ये भी आप याद रखते हुए चले। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? जी हाँ, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1951 में भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में संशोधन हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि पहला आम चुनाव कब हुआ था 1951 में, और दूसरा ये प्रश्न कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था 1951 में। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर को सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध मंदिर है जिसे सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो सहस्त्र बाहु मंदिर को सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति है जिन्हें पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो 2018 में यूपीआई 2.0 का शुभारंभ किसने किया? जी हाँ, 2018 में यूपीआई 2.0 का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? तो एनपीसीआई ने 2018 में यूपीआई 2.0 का शुभारंभ किया। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के मंडल में एक समय में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के मंडल में एक समय में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आप अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। बात है 8 नंबर प्रश्न का, तो अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? जी, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1962 से 1968 के बीच पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। और कब? तो भारत चीन युद्ध के दौरान। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और लोकसभा में सीटों का वितरण राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है। तो ये भी आप याद रखें। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक व्यक्ति को आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो पाकयोंग हवाई अड्डा डैश में स्थित है? जी हाँ, पाकयोंग हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन
की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो गेट का कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? जी हाँ, गेट का कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो जिनेवा में कार्यालय है और इसे 1948 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में। देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। तो भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? जी हाँ, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था यूनेस्को के द्वारा? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अहमदाबाद को यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें यूनेस्को का, तो इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न है, जल्दापारा अभयारण्य कहाँ स्थित है? जी हाँ, जल्दापारा अभयारण्य या जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पश्चिम बंगाल जो है ये बिहार के कौन सी दिशा में स्थित है? तो पूरब की दिशा में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, विष्णु के 5वें अवतार को डैश अवतार के रूप में जाना जाता है? जी हाँ, विष्णु के 5वें अवतार को किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो वामन अवतार के रूप में जाना जाता है विष्णु के 5वें अवतार को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बंगाली जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर प्रश्न का, तो 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने शुरू किया था? जी हाँ, वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वर्ष 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मलेरिया रोग निम्न में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? जी हाँ, मलेरिया रोग जो होता है निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो जीवाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ, जीवाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पढ़ करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु का उपयोग ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है, यह जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है जीवाणु के बारे में। बल्कि ब्रेड और केक के बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 23 नंबर प्रश्न है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया? जी हाँ, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो रिक्टर के द्वारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन B2 की अगर बात करें तो राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा।
25 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो मेरी स्टोमेटिक उत्तक जो है, ये जो कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह पौधे के विभिन्न भागों को विकसित और निर्मित करता है। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है, जी हाँ, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मेकोलॉजी यानी पिपीली का विज्ञान कहा जाता है चींटियों के अध्ययन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, बाइफोकल लेंस का उपयोग डैश से प्रेरित लोगों द्वारा किया जाता है। जी हाँ, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किससे प्रेरित लोगों के द्वारा किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष से प्रेरित लोगों द्वारा बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर माना जाता है? जी हाँ, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप याद जरूर रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर माना जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? जी हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो नाइट्रोजन एक डैश तत्व है। जी हाँ, नाइट्रोजन जो है निम्नलिखित में से कौन से तत्व है? तो द्विपरमाणुक तत्व है नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करती है। जी हाँ, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। जी हाँ, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देख लेते हैं 32 नंबर प्रश्न को। तो जल के माध्यम से विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होता है, यह किसका उदाहरण है? समझ लीजिए पहले प्रश्न को। जल के माध्यम से विद्युत धारा को प्रभावित करने पर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित होता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह जो किसका उदाहरण है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो चांदी धातु विद्युत का एक डैश है। जी हाँ, चांदी धातु जो है विद्युत का निम्नलिखित में से क्या है? तो सुचालक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो क्या होता है जब एक विद्युत करंट तार के माध्यम से पारित होता है? जी हाँ, क्या होता है जब एक विद्युत करंट तार के माध्यम से पारित होता है? तार गर्म हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कब? जब एक विद्युत करंट तार के माध्यम से पारित होता है, तब जो है तार क्या होता है? गर्म हो जाता है। देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो एप्सम लवण किसका यौगिक है? जी हाँ, एप्सम लवण जो है निम्नलिखित में से किसका यौगिक है? तो एमजी यानी मैग्नीशियम का यौगिक है एप्सम लवण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और डेली डेली क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं रिवीजन करने के लिए। तो फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।